हेलो मैजिकल माइंड्स। आज हम ई लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ टर्म्स जो हैं यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी डियर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट हो या कोई कंपनी हो, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट है या चाहे कोई कंपनी है, तो कोई भी गवर्नमेंट या कंपनी जब टेंडर इशू करती है, टेंडर यानी कि कुछ काम उसको करवाना है जो कि बल्क में या माल गुड्स बाय करना है या कोई सर्विसेज गवर्नमेंट या किसी कंपनी को लेनी है, राइट, तो टेंडर्स इशू करती हैं। अब आपको पता है टेंडर्स में जो बिडर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बिडर्स जो होते हैं, वो आपके बोली लगाते हैं, राइट, यानी कि बिड्स लगाते हैं। जो भी बिडर्स, क्वालिफाइड बिडर्स का मतलब ये होता है कि जब भी टेंडर इशू किया जा रहा है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो जो बिडर्स होते हैं, वो बिडर्स जो है वो बोली लगाते हैं, बिड लगाते हैं, राइट। और जब वो बिड लगाते हैं तो वो जो है गवर्नमेंट या उस कंपनी को एक ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। रीज़न क्या है कि सपोज आपको गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ का बल्क ऑर्डर मिला हुआ, आजकल आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम पीरियड है तो गवर्नमेंट से बहुत सारे टेंडर्स आ रहे हैं। आपके सैनिटाइजेशन का हो गया, पीपी किट का हो गया, फेस मास्क का हो गया या मेडिसिन का हो गया, तो टेंडर मिल रहा है। तो जो भी बिडर्स जो है बोली जब लगाते हैं तो बिड लगाने के साथ साथ उनको एक ईएमडी अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। काम भी कर रहे हैं और एक एडवांस अमाउंट भी जमा कर रहे हैं। रीज़न ये है कि सपोज इनकी बिड सेलेक्ट हो गई, राइट, तो कुछ नॉन सीरियस लोग होते हैं जो बस ऐसे ही मज़े के लिए बिड लगा देते हैं, अरे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, चलो बिड लगा देते हैं। अब उन्होंने कम प्राइस की बिड तो लगा दी, लेकिन जब उनका काम, उनकी बिड सेलेक्ट हो गई तो उन्होंने कहा अरे ये तो हम काम ही नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास मशीन्स नहीं है या हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बहाना बना दिया। तो गवर्नमेंट और कंपनी का टाइम तो वेस्ट गया। तो गवर्नमेंट और कंपनी क्या करती है कि जो भी लोग बिड लगा रहे होते हैं उनसे एक अमाउंट जमा करवा लेती है जिसका नाम होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अमाउंट, राइट। अब अगर सपोज उनकी बिड सेलेक्ट हो जाती है, राइट, तब ये जो ईएमडी अमाउंट है, जो ईएमडी अमाउंट है वो आगे उनका एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि एक परफॉर्मेंस गारंटी अमाउंट भी आगे जाके जमा होता है, राइट। अदरवाइज जिनकी बिड सेलेक्ट नहीं होती उनका ईएमडी अमाउंट उनको वापस कर दिया जाता है। तो ये ईएमडी अमाउंट क्यों जमा करवा रहे हैं? ये ईएमडी अमाउंट इसलिए जमा करवा रहे हैं ताकि नॉन सीरियस लोग जो हैं वो बिड ना लगा सकें। अगर गवर्नमेंट या कंपनी ने बिड सेलेक्ट कर ली और बाद में बंदे ने काम करने से मना कर दिया, बिडर ने काम करने से मना कर दिया, तो ये जो ईएमडी अमाउंट है ये फॉरफीट हो जाता है। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अमाउंट जो है वो बिडर का फॉरफीट हो जाएगा। तो इसी को अर्नेस्ट मनी कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्नेस्ट मनी जस्ट लाइक अ गारंटी के तौर पे वो रखते हैं कि नॉन सीरियस एप्लीकेंट जो हैं, अगर वो बिड लगा रहे हैं, उनकी बिड सेलेक्ट हो जा रही है, बाद में काम करने से मना कर दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि काम करने से जैसे ही वो मना कर दे रहे हैं, उनकी जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अमाउंट है वो जो है उनको उनका फॉरफीट कर लिया जाएगा, राइट। और जिनकी बिड सेलेक्ट हो जाती है वो अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आगे एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म आप देख रहे हैं ईबीआईटी। डियर ईबीआईटी, ईबीआईटीडीए, जैसे कि आप नेक्स्ट टर्म उसके देख रहे हैं, ये सब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे, काफ़ी यूज़ करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और इवन कई लोग जो कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ के आए होंगे उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर भी पढ़ा होगा। ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या कभी कभी हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो डियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये कह सकते हो कि आपने सेल्स में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि आप कह सकते हो कि बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है सब आपने घटा दिए तो आपका ईबीआईटी आ जाता है। अब ईबीआईटी में डियर आप जब इंटरेस्ट हटाओगे,
आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, सपोज यहाँ एक फिगर है, इसमें से आपने इंटरेस्ट जो है माइनस कर लिया, फिर जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं ईबीटी। ईबीटी पे फिर हम क्या है टैक्स लगाते हैं। टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है परसेंटेज, वो जो है ईबीटी के ऊपर कैलकुलेट होता है। फिर टैक्स हम जब माइनस करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये जो सीक्वेंस है ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म इन्होंने दिया है EBITDA। तो डियर हुआ क्या कि आपको पता है वहाँ पे डी और ए का मतलब है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आते हैं। इसकी बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने में ही डेप्री होगा और अमोर्टाइजेशन होगा। लेकिन ये जो डेप्री और अमोर्टाइजेशन है ये हमेशा याद रखिएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी कि आप जो भी ये डेप्रीसिएशन यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट रही है, इसके लिए कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसके लिए ऑलरेडी आप एसेट खरीद चुके थे, तो उसके लिए कोई आपका अभी करंट ईयर में आपने 5 साल पहले मशीन खरीदी थी, उसकी 10 साल लाइफ थी, 5 साल बीत चुके, 5 साल बची हुई है, तो हर साल आप सपोज 10 लाख की मशीन आपने एक बार खरीद ली, हर साल 1-1 लाख का आप डेप्रीसिएशन लगा रहे हो 10 साल तक, तो 1 लाख रुपए का जो डेप्रीसिएशन लगाया क्या वो खर्चा कैश में हुआ? आंसर है नो, राइट। लेकिन आपने डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो अमाउंट है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस किया था, राइट। आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस किया था, यानी ईबीआईटी निकालते टाइम आपका डेप्री और अमोर्टाइजेशन का अमाउंट जो है वो माइनस हो चुका है, राइट। तो जनरली होता क्या है कि सेल्स में जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस को चलाने से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लीजिए, रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट खर्चों में रॉ मटेरियल हो गया, आपका जो डायरेक्ट लेबर है उसकी हम बात कर लें, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। इनडायरेक्ट में आपका रेंट हो गया, इसके बाद सैलरी हो गई, बिजली का बिल हो गया। इसके अलावा आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन भी अगर था तो वो भी आपने क्या करा? लेस कर दिया। तो सेल्स में से आप ये सब लेस कर देते हैं तो आपको मैंने बताया आपका क्या आता है? EBIT आता है। अब EBIT में अगर हम नॉन कैश एक्सपेंस को वापस ऐड कर दें, यानी कि जो हमने डेप्री घटाया था उस डेप्रीसिएशन को हम वापस क्या कर दें? ऐड कर दें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म आपका क्या दिया हुआ है? EBITDA, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। तो वापस अगर हम डेप्री और अमोर्टाइजेशन के अमाउंट को ऐड कर दें, राइट, EBIT में, तो आपका क्योंकि ऑलरेडी घटा हुआ है, वापस हमने नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या गया? EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। क्या है? अर्निंग बिफोर, यानी कि अर्निंग है जिसमें से आपने इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का अमाउंट नहीं घटाया है। तो ये कुछ टर्म्स है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे जो है यूज होते हैं, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो फ्रेज है ये इकोनॉमिक्स में जनरली हम पढ़ते हैं। इकोनॉमीज का मतलब होता है बचत। बचत कब हो रहा है? जब हम प्रोडक्शन स्केल बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज आप जो प्रोडक्शन, आपने सपोज एक मशीन खरीदी है, मशीन की सपोज आप कह लीजिए कि 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, आप केवल 600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मशीन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप वहीं 1000 यूनिट्स पर डे जो है प्रोड्यूस करो तो मशीन की कॉस्ट जस्टिफाई हो जाएगी। तो मशीन की कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मशीन की कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती है, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपने जो भी लगाई, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कम होती जाती है। अब सपोज आप 10
लाख की मशीन खरीदते हो और आप 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करो। अब वहीं आप अगर 1000 ना करके 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 10 लाख की कॉस्ट आपकी क्या है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट और भी कम आएगी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5000 करोगे और भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कम आएगी। तो इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, प्रोडक्शन का वॉल्यूम मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे अभी मैंने 1000 पीसेस प्रोड्यूस किए, लेकिन अब मैं 1000 ना करके 5000 पीसेस क्या है प्रोड्यूस कर रही हूँ, वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारी डिक्रीज होती जाती है। तो ये आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल था, राइट। अब हम ईडी के बारे में पढ़ रहे हैं। ईडी का नाम तो आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जब भी चाहे ये नीरव मोदी का केस हो, विजय माल्या का केस हो, जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, अभी हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी टर्म देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि कहीं पे भी फेमा जो हमारे देश का एक्ट है उसमें कहीं पे भी फॉरेन एक्सचेंज में किसी ने भी कोई भी गड़बड़ की होती है तो हमारे इंडिया का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो उसकी कार्यवाही जो है करता है, तो उसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है आपके सामने, एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब आप जस्ट लाइक समझ सकते हैं गिरवी। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अगर किसी एसेट को आपने गिरवी के तौर पे रखा हुआ है, यानी कि अगर पेमेंट नहीं हो पाएगा तो आपको वो एसेट जो है वो देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी मतलब कोई भी लोन ले रखा है जो कि किसी प्रॉपर्टी से अटैच्ड है, यानी कि उस लोन के लिए किसी प्रॉपर्टी को गिरवी के तौर पे रखा गया है, राइट, कि अगर ओनर उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाया तो वो प्रॉपर्टी जो है आपको सामने वाले को देनी पड़ेगी जिससे लोन लिया गया है। तो इसको एनकम्ब्रेंस बोलते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी को गिरवी के तौर पे रखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने जो टर्म दिख रहा है वो आपका दिख रहा है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट टर्म दिया चेक के लिए भी यूज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए भी यूज होता है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, सपोज ए जो है एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि जिसको पैसे लेने हैं, और बी जो है वो डेटर है। अब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस ले रही हूँ। ए जो है बी पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है लिखता है और बी इसको एक्सेप्ट करके ए को वापस कर देता है। मतलब कि सपोज आप ये कह लो कि एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कि आप ये कह लो 3 मंथ्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, कुछ भी आप अमाउंट ले लो, सपोज ₹50,000 का जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए ने बी के ऊपर लिखा था। तो बी कह रहा है ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स मैं आपको ₹50,000 का पेमेंट कर दूंगा, राइट। अब वहीं ए को जो है मिस्टर सी को पेमेंट करनी है, राइट, मिस्टर ए को जो है सी को पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के तौर पे यही 50,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके नाम पे दे देते हैं, सी को दे देते हैं। कैश ना देके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़ा देते हैं कि सी भाई तुम ड्यू डेट पे बी से जाकर पैसे ले लेना। ऐसे ही सी को सपोज पेमेंट डी को करनी है तो सी डी को पेमेंट करने के लिए उनको कैश ना देके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़ा देते हैं। इट मीन्स जो है ए ने सी के नाम पे जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स करेगा। इसके लिए क्या करेगा, सी के नाम पे एंडोर्स करेगा। सी किसके नाम पे एंडोर्स करेगा, डी के नाम पे एंडोर्स करेगा। तो ये जो इसको हिंदी में कहते हैं बेचान, इसको हिंदी में कहते हैं बेचान करना, एंडोर्समेंट, राइट। जैसे कि ये चेक में भी होता है। सपोज ए ने अपने पेमेंट के लिए बी को चेक दिया, राइट, जिस पे बी का नाम लिखा था, राइट। बी ने वही चेक पेमेंट के लिए सी को दे दिया, राइट। तो बी का नाम लिखा था, तो अब सी उस चेक को अगर अपने अकाउंट में डलवाना चाहता है तो बी को सी को उस चेक को क्या करना पड़ेगा, एंडोर्स करना पड़ेगा, यानी कि उसका बेचान करना पड़ेगा। चेक के पीछे बी को साइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पेमेंट पे टू मिस्टर सी, ये लिखकर अपना साइन करना पड़ेगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट, उसको हम एंडोर्समेंट बोलते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं कौन सा टर्म है। अब हमारा टर्म आ रहा है एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर आपको पता है, हम एंटरप्रेन्योर उस व्यक्ति को कहते हैं जो एकदम से नया वेंचर स्टार्ट करता है, जिसको आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया है, या आप कह सकते हैं कि जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। वो अपने रिसोर्सेज खुद इकट्ठे करता है, वो एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी देखता है, राइट, और उसके बाद रिस्क लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियस सी बात है, ये अपनी शर्तों पे काम करेगा और इसका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिजनेस आइडिया उस समय तक बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया होता है या नहीं ही अप्लाई किया होता है। अब नेक्स्ट हम आप देखने जा रहे हैं ईपीएस। ईपीएस, जैसा कि अभी हम ऊपर ईबीआईटी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एक सीक्वेंस ड्रॉ करके दिखाया था कि सपोज अगर ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और उसमें से हम इंटरेस्ट भी क्या है लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमारा क्या आता है? ईबीटी आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से हम टैक्स का अमाउंट जो है लेस कर देते हैं, फिर हमारा आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर हैं तो हम फिर उसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हैं। फिर हमारा जो है, जो भी अर्निंग बचता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसको हम जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते, जितने भी कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है जब हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो अमाउंट आता है वो आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर ने कितना कमाया, अर्निंग पर शेयर। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी अर्निंग जो है कंपनी डिविडेंड के तौर पे बांट दे, उसका एक पार्ट भी बांट सकती है या पूरा भी बांट सकती है। तो सपोज एक शेयर ने अगर 10 रुपये कमाया और कंपनी पर शेयर जो है 8 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो इस 8 रुपये को हम बोलेंगे डीपीएस, यानी डिविडेंड पर शेयर। तो अर्निंग का जो हिस्सा कंपनी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देती है वो आपका डिविडेंड पर शेयर कहलाता है, और जो हिस्सा रोक के रख लेती है, 2 रुपये पर शेयर कंपनी ने अपने पास रोक के रख लिया, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स, राइट। ये भी टर्म अभी आपके आगे है चैप्टर में, मैंने अभी से आपको बता दिया है। तो जो भी डिविडेंड का हिस्सा कंपनी अर्निंग का हिस्सा जो भी अपने पास रोक के रखती है उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका रिजर्व में चला जाता है, जर्नल रिजर्व में चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डिविडेंड का और ईपीएस अर्निंग पर शेयर का। आज का लास्ट टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं एस्क्रो। एस्क्रो की अगर हम बात करें तो एस्क्रो वर्ड बहुत जगह आएगा, एस्क्रो अकाउंट खुलवाने की बात की जाएगी। एस्क्रो मतलब ये होता है, अब जैसे सपोज आपको लीगल डॉक्यूमेंट रखने हैं तो आपने किसी थर्ड पार्टी के पास लीगल डॉक्यूमेंट रख दिया, वो लीगल डॉक्यूमेंट आपको तभी मिलेंगे जब कोई टर्म, एक एस्क्रो की एक पर्टिकुलर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जब वो सेटिस्फाइड होंगी तभी वो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, या आफ्टर सम पीरियड वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही एस्क्रो अकाउंट खोले जाते हैं। एस्क्रो अकाउंट में जिसके पास अकाउंट खोला गया है, जो भी ट्रस्टी है, वो उस पैसे को तभी यूज होने देगा जब एस्क्रो से रिलेटेड जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी उस एस्क्रो अकाउंट के पैसे को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये चीज हमारा एस्क्रो का होता है। आई होप आपको आज के टर्म्स समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।